नमस्कार, मैं हूं मोक्ष शर्मा और आप देख रहे हैं फास्ट 20। जहां निकलती हैं रफ्तार के साथ 20 खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सटे एबटाबाद में दुनिया में सबसे कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के दूसरे ही दिन एक ऐसा चश्मदीद गवाह सामने आया है जो न सिर्फ ओसामा की उस हवेली में आता जाता था बल्कि उसने वहां लादेन को देखा भी था। यह चश्मदीद 14 से 15 साल का एक बच्चा है जो लादेन की हवेली के पास ही एक घर में रहा करता था। पाकिस्तान के एबटाबाद में जिस घर में ओसामा बिन लादेन रहता था वहां एक बच्चा आया जाया करता था। उस बच्चे का कहना है कि लादेन की 2 बीवियां थी और 3 बच्चे थे। इनमें एक लड़की और 2 लड़के थे। यह बच्चा उन्हीं बच्चों के साथ वहां खेलने जाया करता था। दुनिया का नंबर 1 खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन के मौत के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने दूसरा आवास को बंद कर दिया है। अमेरिका ने पेशावर, लाहौर और कराची में अपने काउंसलेट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये काउंसलेट अगले आदेश तक बंद किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ अमेरिकी लोगों के लिए ही दूतावास और काउंसलिंग में काम जारी रहेगा। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के एक दिन बाद ही उसकी मौत पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी यानी ओसामा बिन लादेन को, अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार दिया है तो वो दुनिया को उसकी मौत के सबूत पेश क्यों नहीं कर रहा। जबकि इससे पहले जब भी अमेरिका ने किसी हाई प्रोफाइल टारगेट को मारा है तो उसने पूरी दुनिया को उसके सबूत पेश किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान तो कर दिया कि अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 लादेन को मार गिराया गया, लेकिन अब तक अमेरिका के इस दावे पर उंगली उठने लगी है। वहीं ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद पाकिस्तान के उस डबल गेम अब दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान में लादेन का मारा जाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान लगातार अमेरिका को धोखा दिए जा रहा था। पाकिस्तान हुक्मरान लादेन को छिपा भी रहे थे और सारी दुनिया के सामने आतंक के खिलाफ लड़ाई का झूठा दम भी भर रहे थे। लेकिन जब अमेरिका ने लादेन को एबटाबाद की फौजी छावनी के नजदीक ही मार गिराया तो पाकिस्तान की सिटी गुम हो गई। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक ने आज कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजा खांडू को लेकर लापता हुए हेलीकॉप्टर का पता लगाने में लगी बचाव दल की टीमें रात तक कुछ ठोस जानकारियां जरूर उपलब्ध करवाएंगी। वासनिक ने कहा है कि हम आज रात तक कुछ ठोस जानकारी उपलब्ध करवाने की स्थिति में होंगे। सेना और अर्धसैनिक बलों के प्रशिक्षित जवान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के रडार द्वारा पहचान किए गए संभावित स्थान तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने इस बात से इनकार कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू को लेकर उड़ा हेलीकॉप्टर भटककर चीनी सीमा में प्रवेश कर गया है। आईटीबीपी के पूर्व क्षेत्र के प्रमुख एमएस बुर्जी ने कहा है कि ऐसी कोई संभावना नहीं कि यह हेलीकॉप्टर उस पार गया होगा। बात करते हैं कपिल सिब्बल की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और लोकपाल विधेयक संयुक्त मसौदा समिति के सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा है कि सोमवार को हुई समिति की दूसरी बैठक बहुत अच्छी रही और विचारों में कोई मतभेद यहां सामने नहीं आया।
बैठक के बाद सिब्बल ने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही और बहुत सहयोगात्मक भी रही। विचार में कोई मतभेद यहां देखने को नहीं मिला। समिति की बैठक अब अगले शनिवार को फिर से होनी है। विमानन कंपनी एयर इंडिया के पायलट्स की हड़ताल मंगलवार को 7वें दिन भी लगातार जारी है। हड़ताली पायलट और एयर इंडिया प्रबंधन अपने रुख पर लगातार अड़े हुए हैं। पायलटों ने गतिरोध समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हस्तक्षेप करने तक की मांग कर दी है। हड़ताल के 7वें दिन एयर इंडिया ने 165 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की, लेकिन अमेरिका, यूरोप और जापान सहित लंबी दूरी की 45 निर्धारित समय पर संचालित फ्लाइट्स रहेंगी। एयर इंडिया में कुल 1600 पायलट पदस्थ हैं और सामान्य तौर पर प्रतिदिन 320 उड़ानें संचालित की जाती हैं। हड़ताली पायलटों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वेतन में समानता की मांग को दोहराया है। यूपीएससीएफ आज एआईआई की प्रवेश परीक्षा लीक के मामले में देश में अलग अलग हिस्सों में छापेमारी करता हुआ दिखा। छापेमारी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मुंबई और बिहार के मुजफ्फरपुर में की गई। इस काम में एसटीएफ राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर ये छापेमारी की गई है। इस बीच यूपी सरकार ने फैसला किया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पर शिकंजा कसा जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट को सरकारी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ताकि उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पितृत्व मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी के खून का नमूना लेने के लिए एक अतिरिक्त चिकित्सक को तैनात करने को लेकर सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है। संयुक्त रजिस्ट्रार दीपक गर्ग ने इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से 10 मई तक जवाब मांगा है। अदालत ने तिवारी और अन्य लोगों को रक्त का नमूना एकत्रित करने की तारीख दे दी है, जो कि 1 जून तय की गई है। गौरतलब है कि रोहित शेखर नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर अदालत की एकल पीठ ने 23 दिसंबर 2010 को तिवारी को अपना डीएनए जांच करवाने को कहा था। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी अगली 10 खबरों पर डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। मारवाड़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 61वें जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई, सफल राजनीतिक उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। एक बार फिर स्वागत है आपका फास्ट 20 पे। जहां निकलती है रफ्तार के साथ 20 खबरें। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। बात करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय भट्ट के दंगों को शह देने के आरोपों को आज खारिज करते हुए कहा है कि वो उन्हें बदनाम करने वाली ताकतों के भय से कभी ना टूटेंगे और न ही उनके आगे कभी झुकेंगे। मोदी ने गुजरात दंगों के दौरान दंगाइयों के प्रति नरमी बरतने के भट्ट आरोपों का खंडन करते हुए राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष के समारोह पर
ये सब कुछ कहा है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पूरी ताकत से उनका मुकाबला करेंगे। संजीव भट्ट ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर करके मोदी पर आरोप लगाया था कि गुजरात दंगों के दौरान पुलिस को दंगाइयों के प्रति नरमी बरतने को नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज 2004 में हुए इशरत जहां केस मुठभेड़ कांड में विशेष जांच दल यानी एसआईटी की जांच पर रोक लगा दी है। ये रोक मुठभेड़ में शामिल एक पुलिस अधिकारी की याचिका के बाद लगाई गई है। मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों को एसआईटी की जांच पर यकीन नहीं है और वो इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले साल इशरत जहां मुठभेड़ मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी। एसआईटी का नेतृत्व सीबीआई के पूर्व निदेशक आर.के. राघवन कर रहे हैं। 15 जून 2004 को गुजरात पुलिस ने इशरत जहां को जावेद गुलाम शेख उर्फ प्रवीण कुमार पिल्लई, अजमत अली उर्फ राजकुमार अकबर राणा और अब्दुल गनी को मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस ने दावा किया था कि ये लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी है जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने आए थे। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में मंगलवार को 63 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू हुआ। इस चरण में हावड़ा, हगली, पूर्वी मिदनापुर जिले और बर्दवान के कुछ हिस्सों में हो रहे मतदान में 1.26 करोड़ मतदाता 366 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करने वाले हैं। इस चरण में सिंगुर और नंदीग्राम जैसे जमीन अधिग्रहण विरोध के केंद्र रहे ग्रामीण इलाकों में भी आज मतदान शुरू हुआ। देहरादून में 20 साल के बौद्ध भिक्षु फुनसेक द्वारा चीनी अत्याचारों के खिलाफ आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा